स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने जो लेआउट ऑफ चेसिस होता है वो देखा, है ना। और जो भी चेसिस के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उस लेआउट में, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने देखी, है ना। तो सभी लोगों को एक बार बता देंगे कि उनको ऑडियो सारी चीज़ें क्लियर है, और हम लोग फिर सेशन को बढ़िया टाइप से आगे बढ़ाएंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने चेसिस के बारे में पढ़ा था, बेसिक, मतलब चेसिस को अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक एक करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हम लोगों को साथ साथ में काफ़ी बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी एक एक चीज़ आपको मैं बताते हुए चलने वाला हूँ, है ना। तो उसमें आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं जो भी बीच में कॉन्सेप्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स के होंगे, हो सकता है थर्मो का हो सकता है वो आईसी इंजन का हो, है ना। ऐसा कहीं का भी किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का अगर उसमें कॉन्सेप्ट बीच में इंडल्ज हो रहा होगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को वहां पर गाइड करता हुआ जाऊंगा। ठीक है। तो पहले तो यार जो भी सेशन ज्वाइन कर चुके हैं बेटा, सभी लोग सेशन को फटाफट तो लाइक कर देंगे, ताकि फिर ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचे। आप जैसे बहुत से विद्यार्थी जो हैं अभी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो बैच है ना, आप लोग को बता दूं, अभी जो ये आप लोग YouTube पर देख रहे हो, ये एक पेड बैच का आप लोग को डेमो लेक्चर के तौर पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बैच है वो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, है ना, इसके लिए टीएसआई के लिए आया हुआ है, एमपीपीएससी का 2025 का ये वैकेंसी आया हुआ है। और उसके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको मैं बता दूं कि ऑटोमोबाइल का बेसिकली दो पार्ट आप लोग का है, चाहे चैप्टर यूनिट 3 कह सकते हो जो आपके पास है पार्ट बी में। पार्ट बी में जो यूनिट 3 है वो टेक्निकल पार्ट है ऑटोमोबाइल का, और उसके बाद जो मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो पार्ट है बेसिकली, और वो भी काफ़ी डिटेल में आप लोग BS4 BS6 क्या था, है ना, जो एमिशन कंट्रोल से जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, उसके अलावा जो भी व्हीकल के रजिस्ट्री, उनके आरसी बुक, और जो भी लाइसेंसिंग और पेनल्टी एक्सेट्रा के लिए जो भी लॉज हैं, है ना, किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए, कैब सर्विसेज के लिए जो लॉज हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये चैप्टर 4 या यूनिट 4 कह लीजिए उसका पार्ट है। और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि चैप्टर 4 को कवर करने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा वो लॉ वाला पार्ट है, कानून वाले पार्ट है वहां पर, है ना, कि क्या प्रोविजन है, पेनल्टी कितने से कितनी होती है, तो ये सब क्या है आपको टेबल बना करके याद करना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो वाला पार्ट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। कल मॉर्निंग 9 AM में उसकी क्लास आप लोग की होगी। तो जो मॉर्निंग में अवेलेबल है वो सभी इसको देख सकते हैं, टाइम नोट करके रख लीजिए, टुमारो 9 AM पे होगा। और जो भी स्टूडेंट है बेटा, है ना, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 20% डिस्काउंट का अभी आप लोगों का ऑफर चल रहा है ना, अनूप सर के बर्थडे के तौर पे अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने कल भी बताया था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी, तो कल मैंने आप लोगों को ऑटोमोबाइल क्या होता है ना, ये सब मैंने आप लोग को कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। ये बेसिक मैंने टॉप व्यू है बेसिकली ये लेआउट का, ये मैंने आपको वहां पर बताया था, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने, ठीक है, ये भी देखा था कि पावर क्या होता है। मैंने बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में चीजें समझाई थी कि क्यों हम लोगों को गियर बॉक्स की आवश्यकता है, व्हाई डू वी नीड अ गियर बॉक्स, गियर बॉक्स हम लोग को चाहिए क्यों आखिर, है ना। गियर बॉक्स क्यों चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास आईसी इंजन है, ठीक है, ये पावर प्रोड्यूस करता है। जो पावर हमारा प्रोड्यूस होता है बेसिकली, एक पावर का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, किसी भी जगह पर आप देखोगे पावर का जो फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पावर का है। बाकी वो जो फ्यूल कंजम्पशन एक्सेट्रा के टर्म्स में, ठीक है, बेटा वो सब क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं, है ना, सारे कंसेप्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर अभी पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, जिस दिन आप लोगों को गाइडेंस एक्सेट्रा, मोटिवेशन की एक्सेट्रा की नीड होगी, या हमको लगेगा कि विद्यार्थियों को वैसा कोई सेशन देना भी आवश्यक है, तो हम लोग डेफिनेटली एक गाइडेंस सेशन भी है जो कि प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार सर से बात करूंगा, टीम से बात करूंगा, इफ दे विल से कि हाँ ये करना है ना। टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, मेरे पास उसके लिए कोई एक फिक्स इंफॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है। आई विल डेफिनेटली रिसर्च अबाउट इट कि कितने एस्पिरेंट्स हैं। और डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि जब भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट आती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पावर के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। आईसी इंजन का जो पावर होता है बेसिकली वो टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के तौर पे देखा जा सकता है ना। कभी भी जब आप देखोगे तो इस प्रकार से इसको आप जान सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ओके, इस प्रकार से देख सकते हो। अब इसमें मैंने बताया था टी टॉर्क होता है, बताया था लास्ट क्लास में।
अच्छा, अब एक दो चीजें मैं इसमें आप लोग को और बताता हूँ। टॉर्क है ना, जैसे मैंने बताया था प्योर टॉर्क क्या होता है, ये आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, है ना। जो प्योर टॉर्क वाली बात मैंने करी थी आप लोगों से, दिस वाज अबाउट द प्योर टॉर्क। कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, है ना। ये सब एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई थी। जो प्योर टॉर्क क्या होता है, तो प्योर टॉर्क जब आप लोग कपल ऑफ फोर्स लगाते हो तो आप लोग को प्योर टॉर्क देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। अब इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कल हल्का बताया था, कई बच्चों को हो सकता है उस पर छोटा मोटा कोई डाउट भी हो। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि टॉर्क जो है वो आप लोगों का मैंने दो तरीके से बताया था, या तो ये एवरेज टॉर्क होगा या इसको हम लोग कहते हैं मीन टॉर्क। क्या कहते हैं? मीन टॉर्क हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपके पास मैक्सिमम टॉर्क, है ना। मैक्सिमम टॉर्क, तो आप इसको ऐसा समझ लिए कि जो आपके पास टोटल ऑपरेशन कंडीशन है स्टार्टिंग टू एंड, है ना। एक जो ऑपरेशनल कंडीशन है अंडर वेरियस लोड्स, अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन, जो जो टॉर्क इंजन में आया, टॉर्क समझ गए। टॉर्क जब भी इंजन घूमेगा, इंजन को जब हमको घुमाना होगा, ठीक है, जब इंजन को हमको घुमाना होगा तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है इसके बारे में, अच्छा कितने लोगों को जो जो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आईसी इंजन एक्सेट्रा का, इंजन एक्सेट्रा के बारे में कोई कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी अभी नहीं जानते हैं? देखो इंजन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट अपने कॉलेज के लेवल में आपने जो पढ़ाई करी है तो क्या आपको थोड़ा बहुत उसमें आइडिया है कि इंजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका फंक्शंस क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है ना। उसके बाद जो उसके वेरियस टर्म्स है, पावर जनरेशन, थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, है ना। उसके बाद आप लोगों का जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो क्या होता है ना। वर्क डन, वर्क आउटपुट कैसे निकालते हैं, शाफ्ट पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आईसी इंजन हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे आईसी इंजन, बहुत अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पूरा साइकिल्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आईसी इंजन के बारे में बताऊंगा, आईसी इंजन कैसे काम करते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट चैलेंजेस, सारी चीजें डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा सेशन को पहले तो फटाफट लाइक करते जाओ। तो ये जो है एवरेज, और कह सकते हो आप लोग मीन टॉर्क, तो थ्रू आउट दी ऑपरेशन एक एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क मैं लेता हूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कि ये टॉर्क तो इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, इतना टॉर्क तो सहने लायक आपका डिजाइन होना ही चाहिए। जो आप कंपोनेंट्स चूज करोगे, जो कंपोनेंट्स आप डिजाइन करोगे, है ना, टॉर्क के थ्रू उसके ऊपर एक लोड आएगा। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एक तरीके का लोड है। टॉर्क क्या है? एक तरीके का लोड है, समझ रहे हो। टॉर्क एक तरीके का लोड है। अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लोड नहीं पता होगा। ऐसा कोई है क्या जिसको लोड नहीं पता कि सर लोड नहीं पता हमको तो आज तक के ठीक से? मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत विद्यार्थी होंगे अभी जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, जो हो सकता है अभी मैकेनिकल के हो सकता है सिविल के हो, है ना। उन लोग को सही से लोड समझ नहीं आता कि कब मैं फोर्स कहता हूं, कब मैं लोड कहता हूं। समझ गए? कब मैं फोर्स कहता हूं, कब मैं लोड करता हूं। कितने लोगों को पता है ये चीज कि लोड कब यूज किया जाता है? शब्द जो है ये वर्ड, एज अ वर्ड हम लोग लोड कब यूज करते हैं, कब हम लोग फोर्स यूज करते हैं, ये आपको पता है क्या? चलो मैं आज बताता हूं आपको कि कब मैं लोड बोलता हूं, कब मैं फोर्स बोलता हूं, ठीक है। तो फोर्स ही बेसिकली लोड है। पहली चीज तो फोर्स ही क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। लेकिन फोर्स को लोड मैं एक विशेष परिस्थिति में कहता हूं। कब कहता हूं? जब फोर्स लगाता हूं और बॉडी मेरे लगाए गए फोर्स को अपोज कर देती है, यानी कि बॉडी रेस्ट पर रहने की कोशिश करती है, या जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है, आपके द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स को इक्वली अपोज करती है। समझ गए क्या? जैसे देखो एक एग्जांपल, व्हाट इज दिस, कमेंट करके बताएंगे इसको क्या कहते हैं। सर इसको कहते हैं फिक्स्ड बीम, है ना, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ये दिस इज द फिक्स्ड एंड एंड दिस इज कॉल्ड अ कैंटिलीवर बीम, है ना, दिस इज फिक्स्ड बीम। सो दिस इज फिक्स्ड बीम, और अगर दोनों साइड आपके एक साइड आपका फ्री हो तो कैंटिलीवर बीम। तो दिस इज अ फिक्स्ड बीम, देख सकते हो, दिस इज अ फिक्स्ड बीम, दोनों साइड पे ये फिक्स है, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स क्या इसको आगे पीछे मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता।
तो फोर्स जब मोशन नहीं दे रहा है तो फोर्स क्या करेगा, जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओगे ये फोर्स क्या करना चाहेगा, इसको डिफॉर्म करना चाहेगा, इसके शेप को, इसके साइज को परिवर्तित करना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब ये चेंज करना चाहेगा तो बॉडी क्या करेगी, इसके द्वारा किए गए चेंजेस को या इसकी ये जो चेष्टा करे, जो ट्राई कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, इसको बॉडी अपोज करना चाहेगी। बॉडी जैसी है वैसी रहना चाहेगी। समझ गए? तो ये जो बॉडी है, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देख पाओगे कि आपने जो फोर्स लगाया F, तो बॉडी ने इस क्या किया, इसको इस तरह से अपोजिंग रिएक्शंस प्रोवाइड किए, लाइक दिस, इस तरह से, है ना। आप चाहो तो कैंटिलीवर का एग्जांपल ले सकते हो। इस तरह से कैंटिलीवर बीम में जैसे कि अगर आपने फोर्स लगाया तो ये कैंटिलीवर बीम क्या करना चाहेगी, इसको रेस्ट पे रखना चाहेगा, ये जो सपोर्ट है इसको रेस्ट पे रखना चाहेगा। तो आप देखोगे सपोर्ट पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा R, और इस तरह से एक मोमेंट डेवलप हो जाएगा M। ये आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, यस और नो कमेंट कर देंगे बेटा सभी लोग, है ना। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, लग रहा है फोर्स, ये क्या है, दिस इज अ फोर्स, ये क्या है, दिस इज अ फोर्स। बट ये जो फोर्स है, इस फोर्स को जो ऑब्जेक्ट है अपने ऊपर, जो उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा रखे हैं एज अ सपोर्ट, उस सपोर्ट के चलते उसके अंदर ये उसके अंदर गुण है, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, आपके फोर्स के कारण जो भी पॉसिबल मोशन है उसको ये रेजिस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सपोर्ट, किस तरह से आपने उसको सपोर्ट किया है। दोनों एंड पे फिक्स कर दिया है, एक एंड पे फिक्स कर दिया है, हिंज रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस प्रकार से आपने उसको सपोर्ट दिया है उस प्रकार से, उसके हिसाब से वो लगाए गए फोर्स को अपोज करेगा। तो बेसिकली ये समझना, जब किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स और उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स सब वहां पर मौजूद होता है, तब उसको लोडेड कहते हैं। बॉडी सब्जेक्टेड टू अ लोड कहते हैं। तो लोडेड कब कहेंगे या लोडिंग कब कहते हैं, जब फोर्स और उसका अपोजिशन दोनों बॉडी में मौजूद हो, है ना। सो लोडिंग कब कहते हैं हम लोग। क्या समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? कमेंट करके कोई बताना चाहेगा कि हाँ सर समझ आ रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग, प्लीज प्लीज बेटा कमेंट करेंगे, तब मैं आप लोगों को अच्छे से कंटेंट दे पाऊंगा, तब मुझे समझ आएगा कि मेरी बात मेरे विद्यार्थियों तक, मुझे देखने वालों तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं, है ना। तो आप लोगों का मेरे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। मैंने बोला लोडिंग, तो लोडिंग समझ आया कि नहीं, कि लोडिंग का मतलब होता है जो आपके पास अप्लाइड लोड है उसको अपोज करने का भी वहां पर जुगाड़ है। सो व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज बीइंग अपोज्ड, ओके, सो व्हेन फोर्स एंड रेजिस्टेंस, है ना, या रेजिस्टिंग फोर्स, या रेजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स, ओके, both are present, okay, in body, okay, then the force is called load, then the force is called load, तब उसको हम लोड कहते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोड कहते हैं। तो कोई भी चीज जो एक्शन है और उसके इक्वल आपके पास रिएक्शन भी मौजूद है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी पे कुछ आप अप्लाई कर रहे हो और बॉडी उसको अपोज कर रही है, तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में कहूंगा कि बॉडी लोडेड है। समझ गए? तो सिंगल फोर्स अगर आप लगाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो लोड। अब जब ये जो फोर्स है, आप देखोगे बेटा, ये जो फोर्स है ना, जो आपने फोर्स लगाया, देखो ये जो फोर्स आपने लगाया, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, जो आपने फोर्स लगाया, व्हाट इज दिस, ये किस तरीके का बीम है, फटाफट कमेंट करेंगे, है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। सर ये कैंटिलीवर बीम है, वेरी गुड, है ना, ये एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब देखो इस पे मैं लगाया फोर्स, अब ये फोर्स जो है एक सर्टेन टाइप का लोड पैदा कर सकता है। अब वो लोड कैसा, देखो ये क्या करेगा, ये फोर्स जो है इसको लोड कर रहा है। कैसे बोल सकते हैं सर आपकी लोड कर रहा है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं देखा ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, और ये फोर्स जो है बेसिकली इस तरह इसका घुमाव पैदा करना चाह रहा था, है ना, घुमाव पैदा करना चाह रहा था। साथ ही साथ अगर ये सपोर्ट नहीं होता,
ठीक है, तो ये इसको ऐसा नीचे भी सरकाने की कोशिश करता, तो ये ट्रांसलेट करने की यानी कि सरकाने की कोशिश करेगा और घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर एक फिक्स्ड एंड है, यहां पर क्योंकि एक फिक्स्ड एंड है, तो ये फोर्स ऐसा कर नहीं पाएगा, ये फोर्स ऐसा नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपका जो फोर्स है वो क्या क्या करना चाह रहा है ये आपको फील करना बहुत जरूरी है। ये फोर्स घुमाना भी चाह रहा है, ठीक है, और कल ही बताया था मैंने, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोमेंट, कल ही बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि फोर्स जब रोटेशन करने की कोशिश करेगा तो वो पैदा करेगा मोमेंट, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये सरकाने की भी कोशिश करेगा, ठीक है, यानी इसको नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। तो बॉडी ढकेलना चाहेगी क्या, नहीं, तो ढकेलने से कैसे रोकेगी खुद को, सपोर्ट की मदद से। तो सपोर्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा, ये नीचे की तरफ एक्शन करेगा तो सपोर्ट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा। ये ऐसा घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, तो सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शन देगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द रिएक्शन मोमेंट MR। नाउ इसका जो एक्शन है, ठीक है, इसका ये जो एक्शन है, ठीक है, ये तो हो गया तुरंत नल एंड वॉइड। ये जो फोर्स था नीचे, ये फोर्स ऊपर, टोटल इसमें फोर्स क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। अब समझना बात को, ठीक है, यहां पर ये जो मोमेंट लग रहा है, फोर्स का जो मोमेंट, तो ये रोटेट तो कर नहीं पाएगा, 100% बात है कि रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये मोशन नहीं दे रहा है, याद रखना बेटा, जब भी फोर्स आप लगा रहे हो बॉडी पे, लेकिन बॉडी के पास ऐसे सपोर्ट्स हैं जिसके कारण बॉडी मूव नहीं हो सकती, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उस बॉडी के ऊपर डिफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट फोर्स क्या ट्राई करता है कि मैं मोशन क्रिएट कर दूं, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला दूं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसके शेप साइज को चेंज करने की कोशिश करता है, उसमें विकृति पैदा करने की कोशिश करता है। क्या बात समझ में आ रही बेटा सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको ये मोड़ने की कोशिश करेगा। देखो फोर्स लगा, फोर्स ही लगा, फोर्स का अपोजिशन आया, है ना, तो एक्शन है तो उसका अपोजिशन रिएक्शन भी है, और मोशन तो होगा नहीं, तो इसमें क्या क्रिएट होगा, डिफॉर्मेशन। अब ये जो मोमेंट यहां पर लग रहे हैं, जो फोर्स का मोमेंट आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप देखोगे कि इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, मुड़ना, ठीक है, तो ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मुड़ गया, मुड़ना का मतलब होता है बैंड होना। तो ये जो फोर्स जिस प्रकार की लोडिंग दिया, देखो लोड किया कि नहीं किया इसको, हाँ सर किया, और जिस प्रकार की लोडिंग किया उसको कहते हैं बैंडिंग। सो दिस इज बैंडिंग लोड। तो जो लोडिंग है, दिस इज ऑफ विच कंडीशन, दिस इज ऑफ बैंडिंग कंडीशन, दिस इज अ बैंडिंग लोड। यहां पर बैंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम आप लोग पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर में। समझिए क्या बात को, समझे क्या बात को। तो इस प्रकार से ये एक बेंडिंग एक तरह से लोड होगा। वैसे ही अगर आप लोग एक सिंपल रॉड लेते हो बेटा, ठीक है, और इसको दोनों सिरों से खींचते हो, या फिर सपोज इसको इस एंड पे सपोर्ट दे देते हो, है ना, जैसे एक रॉड लेकर के, ऐसा एक रॉड लेकर के या एक बार देकर के इसको इस तरह से एक्सटेंड करो, उस पर टेंशन लगाते हो, खींचते हो, उसको टी फॉर टेंसाइल फोर्स लगाते हो, तो ये सपोर्ट इसको जाने तो नहीं देगा, तो इस तरह से क्या क्रिएट होगा, रिएक्शन क्रिएट होगा। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखोगे तो इस तरफ आएगा एक्शन और इस तरफ आएगा एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है क्या, एक्शन है उसके इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और ये रही आपकी बॉडी, बॉडी मूव नहीं होने वाली है। तो ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या करेगा, इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, इसके एक्सिस के अबाउट ये लोड लग रहा है। अगर आप देखो तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके एक्सिस के अबाउट लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है। इस लोडिंग को कहते हैं एक्सियल लोडिंग, है ना। अगेन दिस इज लोडेड, क्योंकि आपके पास एक एक्शन है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा आप लोग को शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम में, है ना, ये और इसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। सो टी आर इज इक्वल टू टी, टी आर और टी जो है आपस में बराबर है,
ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? टी आर और टी आपस में बराबर हैं। ये कौन सा लोडिंग है? दिस इज कॉल्ड एक्सियल लोडिंग। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लोडिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लोडिंग। बात समझ में आई आपको? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लोडिंग। ओके, चलो यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद टॉर्शनल लोडिंग। टॉर्शनल लोडिंग वही जहां पर आप टॉर्क अप्लाई करते हो। तो अगर मान लीजिए यहीं पर आपके पास एक बार है, रॉड है, बीम है, जो भी कह लो, ये उसका एक्सिस है। और इस एक्सिस में, इस एक्सिस के अराउंड आप क्या कर दो, इस प्रकार से ऐसा कपल ऑफ फोर्स लगा दो, कपल ऑफ फोर्स लगा दो, है ना, फोर्स, कपल ऑफ फोर्स लगा दो। ये यहां पर डिस्टेंस है इसका डी। तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा बताएंगे क्या कमेंट करके, जो लोग कल देख चुके हैं? तो इसमें बेटा यहां पर क्रिएट हो जाएगा ऐसा टॉर्क जो कि होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर। करेक्ट है? ओके, तो बेसिकली आपने टॉर्शनल एक टॉर्क लगा दिया, टॉर्क आपने अप्लाई कर दिया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो ना, गीले कपड़े से निचोड़ते हो, तो जो आप टॉर्क लगा रहे हो, जो आप ऐठन कर रहे हो, टॉर्क का मतलब होता है ऐठना। क्या हो गया? ऐठना। तो ये वैसे ही होगा जैसे एक सिरे से कपड़े को पकड़ के दूसरे सिरे से हाथ घुमा दो तो कपड़ा निचुड़ जाएगा, है ना, वैसा ही होगा। तो वही चीज है, ये है। तो टॉर्क किसके अबाउट लगता है? ये लग गया उसके एक्सिस के अबाउट। कौन सा एक्सिस सर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग गया। आगे आप पढ़ोगे, अब बोलो सर ये सब बता क्यों रहे हो? बेटा ये बहुत बेसिक चीज है जो कि हो सकता है आपने अपने जॉब या अपने इसके सिलसिले में पढ़ते करते आपने भूल गई है, सब चीजें आपको हो सकता है। जब आपको पूछेगा कि चेसिस में जो फ्रेम होता है, फ्रेम का लॉन्गिट्यूडनल मेंबर कौन सा लोड लेता है, तो बेंडिंग लेता है कि टॉर्शन लेता है कि एक्सियल लेता है? तो दादा आपको अगर यही नहीं पता होगा कि एक्सियल लोड क्या होता है, सर टॉर्शनल क्या होता है, सर बेंडिंग क्या होता है, तो क्या बताओगे? कौन सा सही ऑप्शन चूज करोगे? सोच के बताओ, कर पाओगे क्या? आसान होगा क्या उस कंडीशन में करना चूज? है ना, दिक्कत जाएगी ना। तो ये दिक्कत ना जाए हमारे बच्चों को करके मैं आपको बेसिक चीजें जो सॉम में पढ़ते हो, मैकेनिक्स में पढ़ते हो, वो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूं, ताकि अगर कोई विद्यार्थी सीधा ये ऑटोमोबाइल से डायरेक्टली पढ़ना चालू कर दे रहा है तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? चलो यार मजे के साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक्शन, है ना। अब इसका मैं क्या करूंगा, इसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे देखने को मिलेगा इसका एक्शन का रिएक्शन। तो एक्सिस के अबाउट ऐसा ट्विस्टिंग मोमेंट लगा था, ठीक है, ओके। और यहां पर बेटा क्या लग जाएगा, ये टॉर्क है, तो ये देखो आप देख सकते हो क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा लग जाएगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज रेजिस्टिंग टॉर्क। दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या बताया था, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और उसका रिएक्शन दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। तब ऐसे केस में मैं क्या कहता हूं कि ये लोडिंग है। तब क्या है? ये लोडिंग है। आप एक्शन किए, उसका रिएक्शन भी, तो ये लोडिंग है। अब ये जो लोडिंग है ये मोमेंट है। ये कौन सा लोडिंग? आपने लोडिंग में फोर्स लगाया, आपने इसमें लगाया है मोमेंट। आपने इसमें क्या लगाया? मोमेंट। और मोमेंट लग कहां रहा है? वेन एवर दिस मोमेंट इज अप्लाइड, दिस इज बीइंग अप्लाइड अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है सर? ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब कुछ विद्यार्थियों को शायद ये भी नहीं पता होगा बेटा कि सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। अगर कभी कुछ ऐसा कहीं चले गए जहां आप इंटरव्यू में बैठे हो, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें इंटरव्यू वगैरह की स्थिति है, तो शायद आप लोगों को अगर कोई पूछ दे तो बहुत से बच्चे शायद ना बता पाए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है ना। पढ़ते तो बहुत है हम लोग, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होता क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता क्या है भाई? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखो बना है लॉन्ग से। किससे बना है? लॉन्ग। पहला 4 लेटर देखेंगे LONG, लॉन्ग। तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी की लेंथ लॉन्गेस्ट है ना, जैसे ये रहा भैया जुगाड़, हमारा काला हिट, ठीक है, मच्छर को मारने के भी काम आएगा। तो आप देख सकते हो ये जो हिट की बॉटल है ना, ये जो हिट की बॉटल आप देख सकते हो। तो एक डायमेंशन ये हो गया, एक इसका डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। तो अभी कौन से डायमेंशन में लॉन्ग सबसे, इसका कौन सा डायमेंशन सबसे लंबा है? रेडियस, है ना, कि इसका हाइट? तो ऑब्वियसली इसकी हाइट ज्यादा है, तो इस वाले डायरेक्शन के अलोंग ये लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लंबा है। सो अलोंग दिस एक्सिस इट इज लॉन्गेस्ट। तो इसके अलोंग जो एक्सिस मैं अज्यूम करूंगा, ड्रॉ करूंगा, उसी को कहूंगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। समझ गए?
नो 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 नो, हॉरिजॉन्टल लाइन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन बस होने से लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है। जिस एक्सिस के अबाउट बेसिकली बॉडी लॉन्गेस्ट होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैं मानता हूं, और रिमेनिंग टू एक्सिस को मैं लेटरल एक्सिस मानता हूं। समझ गए? बात समझ में आया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला गेम नहीं है डियर, यहाँ पर लॉन्गेस्ट वाला गेम है। तो जिस, जैसे आप ये देख सकते हो, इस वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी लॉन्गेस्ट होगी वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है, और रिमेनिंग टू जो एक्सिस है वो आपके लेटरल एक्सिस कहलाते हैं। तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, और ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इसको मैं लेटरल एक्सिस कहता हूं, है ना। तो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क याद रखना, टॉर्क कौन से एक्सिस के अबाउट लगता है ये भी याद रखना। टॉर्क हमेशा लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। वापस से लाते हैं अपन हिट के डब्बे को। देखो इसको अगर ऐठना हो, देखो ऐसे करूंगा लाइक दिस, अभी मोड़ तो सकता नहीं, बहुत ताकत लग जाएगी उसमें। तो अगर ऐसा करूंगा तो आप बोलोगे सर इसको मोड़ रहे हो। आप क्या बोलोगे? इसको मोड़ रहे हो। और इसको ऐसे, जैसे कपड़े को नीचे ओढ़ते हैं, अगर वैसा इस पे फोर्स लगाओ तो बोलोगे सर आप इसको ऐंठ रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। ट्विस्ट करना, ऐंठना, बेंड करना, मोड़ना। तो आप देखोगे बेटा ये जो एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मैंने इसके अबाउट मोमेंट्स अप्लाई किया, टॉर्क अप्लाई किया। ठीक है, और ऐसा किया तो मैंने कौन से एक्सिस के अबाउट किया? रिमेनिंग टू एक्सिस के, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो जो लेटरल एक्सिस है, या ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं उसको, तो लेटरल एक्सिस के अबाउट जब आप लोग मोमेंट अप्लाई करते हो वो होता है बेंडिंग मोमेंट, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आप अप्लाई करते हो वो कहलाता है ट्विस्टिंग मोमेंट। आज के बाद आप लोगों को कभी भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। रहेगा क्या? बोलो हाँ या ना कमेंट करके। आज के बाद कभी इस चीज पे डाउट आना चाहिए क्या? अरे बोलो यार कमेंट करके, है ना। क्या इस चीज पे कभी अब डाउट आना चाहिए? सो टॉर्क जो कभी भी अप्लाई होगा, टॉर्क ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना, ये होता है अप्लाइड अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, और ये क्यों बता रहा हूं फिर से समझ लेना, जो फ्रेम पढ़ेंगे वहां पर आएगा टॉर्शनल लोडिंग, वहां पर आएगा बेंडिंग लोड, वहां पर आएगा एक्सियल लोड। इसलिए बता रहा हूं कि टॉर्क कौन से एक्सिस के अबाउट लगता है, इसलिए बता रहा हूं। कोई शौक बस नहीं है, जरूरत भी है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके बेटा, उसके बाद होता है बेंडिंग। सर तो बेंडिंग क्या हुआ? बेंडिंग, या कहूंगा बेंडिंग मोमेंट, है ना, बेंडिंग मोमेंट। ठीक, तो ये होता है अप्लाइड अलोंग लेटरल, और क्या कह सकते हो, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेटरल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग इसको अप्लाई किया जाता है बेंडिंग मोमेंट को। ठीक है, क्या क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो लोडिंग पूरा क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? अर्पित राठौड़, है ना। बेटा आप लोग को ना टेलीग्राम चैनल का लिंक एक्सेट्रा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप, है ना, अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे आप लोग को मिल जाएगा। ओके, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, अर्पित एंड वंश। ठीक है, चलो, आई होप द लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। ठीक है, चलिए बढ़िया, देखते हैं आगे। तो ये हो गया आप लोग का लोडिंग, समझ आ गया। लोडिंग इज वेरी क्लियर आई थिंक, है ना। ये लोडिंग वाला पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया कि फोर्स, लोड, ये सारी चीजें क्या होती हैं। बेसिक बेसिक जो चीजें आपको मैं बताते हुए चल रहा हूं, है ना, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो कल हम लोगों ने देखा था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, है ना। जो फोर्स होता है, टॉर्क होता है, सब मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। ठीक है, लोडिंग क्या होता है मैंने आपको बताया। मैंने ये बताया कि टॉर्क का जो वैल्यू है वो थ्रू आउट दी ऑपरेशन एक जैसा नहीं रहता है,
कम ज्यादा होता रहता है। इसका जो मीन वैल्यू है कि मीन टॉर्क क्या है, दैट इज एवरेज टॉर्क या मीन टॉर्क। ठीक है, दैट इज एवरेज टॉर्क या फिर क्या कहते हैं, मीन टॉर्क हम लोग कहते हैं। ठीक है, एवरेज टॉर्क या फिर मीन टॉर्क हम कहते हैं। और जो हाईएस्ट लोड इस पे आएगा, अधिक से अधिक जो इस पे लोड आएगा, उस समय जो टॉर्क होगा दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। सबसे ज्यादा टॉर्क जनरली तब चाहिए होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे होते हैं व्हीकल को आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग कंडीशन। तो स्टार्टिंग कंडीशन में बहुत ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इस टॉर्क को जब हम लोग को अचीव करना हो तो ये इंजन में पॉसिबल नहीं है, आईसी इंजन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आईसी इंजन हैज वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो क्योंकि आईसी इंजन का स्टार्टिंग टॉर्क काफी कम होता है उसके रेटेड टॉर्क से, ठीक है, जो उसके मैक्सिमम टॉर्क से काफी कम होता है। दैट्स वाई हम लोगों को टॉर्क इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। अभी आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, स्लाइडिंग मैश होता है, कांस्टेंट मैश होता है, सिंक्रो मैश होता है। तो डिफरेंट तरह के गियर बॉक्सेस आप लोगों के सामने होते हैं। फिर ऑटोमेटिक जब आता है तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में एपिसाइक्लिक गियर बॉक्सेस, प्लैनेट सन एंड प्लैनेटरी गियर बॉक्सेस हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्सेस हैं जो हम लोग को आगे जाकर के पढ़ना भी है। तो आपका जो चेसिस है उसमें एक एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। क्या बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, चलो ओके, चलो तो सबसे पहले देखते हैं अब इसमें इंजन। क्या देखते हैं? इंजन। तो इंजन क्या है बेटा? बेसिकली आप लोगों का इंजन जो है वो है बेसिकली एक प्रकार से पावर जनरेशन का यूनिट, है ना, पावर जनरेशन यूनिट। तो यहीं पर आप लोग का पावर जनरेशन होता है। ठीक है, ये बार बार नीचे आ जाता है मेरे से लिखते समय। ठीक है, हाँ, दिस इज द पावर जनरेशन यूनिट। ओके, पावर जनरेशन यूनिट। ओके, हाँ, ठीक है, दिस इज द पावर जनरेशन यूनिट। अब जो इंजन है ना, ये दो तरीके का होता है बेटा। ठीक है, इंजन करता क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली परफॉर्म्स, है ना, ये इंजन करता क्या है? इंजन बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होता है ना, केमिकल एनर्जी, है ना, इसको कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में, एंड देन इसको थर्मल एनर्जी से फाइनली कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ओके, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंजन, और उसके बाद केमिकल एनर्जी को थर्मल में, थर्मल से को फाइनली फिर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हम लोग को फाइनली पावर मिलती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? जहां पर भी आपको मोशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो पावर जो है जिससे भी हम किसी चीज को मूव कर सकते हैं, ऐसा एनर्जी जिसके थ्रू किसी भी एंटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आप रोटेट कर सकते हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो कि चला सकते हो किसी भी प्रकार से, तो वो आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो इंजन क्या करता है? बेसिकली केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप में होता है, डायरेक्टली नहीं होता। पहले फ्यूल बर्न होता है, जो केमिकल एनर्जी फ्यूल जो है वो बर्न होता है। बर्न होगा तो क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा। उसी हीट को हम क्या कह रहे हैं? थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। देन उस हीट का हम लोग यूज करते हैं और उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इंजन का जो फंडामेंटल है बेटा, इंजन का जो फंडामेंटल है वो कहां पर है? किसने सबसे पहले हम लोग को इंजन के बारे में बताया? सो द वर्किंग ऑफ इंजन है, वर्किंग प्रिंसिपल ओके ऑफ इंजन जो है, किसी भी प्रकार का इंजन हो, अभी वो कौन सा इंजन मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहां से लिया गया है ना, इज टेकन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन लिया गया है, कहां से लिया गया है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। तो अब सेकंड लॉ का कौन सा स्टेटमेंट, क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स में कि सेकंड लॉ का कौन सा स्टेटमेंट आपके इंजन्स के ऑपरेशंस के लिए पैरामीटर सेट करता है, वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पे देखा जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, आई होप आपको इतना तो आइडिया होगा, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, एक है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक कह लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करता है फॉर ऑल द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जितने भी पावर जनरेट करने वाले, वर्क प्रोड्यूस करने वाले जितने डिवाइस हैं, उन सभी के लिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट यूज होता है। और जितने भी एनर्जी कंज्यूम करने वाले, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, इन सभी के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट काम आता है। समझ गए? तो पहला आपको बताना चाहिए कि सेकंड लॉ का कौन सा स्टेटमेंट, तो सेकंड लॉ का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन इज फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दैट इज केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसकी बात होगी, है ना। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है ये, उसमें उसकी बात होगी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, कितने लोगों को पता ही हो, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी या जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है एक्चुअल में, है ना। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है ये बोलता क्या है? हाँ? एक वर्ड में बोलूं तो किसी भी पावर जनरेशन के प्रोसेस में, किसी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में सम एनर्जी हैज टू बी रिजेक्टेड। ये कहता है, क्या कहता है कि अगर आप लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सम एनर्जी हैज टू बी रिजेक्टेड। ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, बोला केल्विन प्लैंक ने, कि जो किसी एक सोर्स से एनर्जी ले, हीट ले और उसको पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट लूजिंग एनी हीट, विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। समझ गए? तो ये कर पाना इम्पॉसिबल है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया कि बिना एनर्जी लेगा तो उसको वर्क में प्रोड्यूस कन्वर्ट करेगा तो कुछ एनर्जी वो डेफिनेटली लूज करेगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? यस। सो बेसिकली यही है कि अगर आप लोग कहीं से हीट ले रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं से हीट ले रहे हो इस प्रकार से, इसको कह दिया TER1 जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है, और दूसरा है आपका TER क्या होता है भाई, किसी को पता है कि नहीं पता है? TER1, TER2 इसका टेम्परेचर T2 है, और जो T1 है वो ज्यादा है T2 से, T1 इज मोर देन T2। तो ये आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया और ये लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप हीट ले रहे हो, ठीक है, दिस इज Q1 एंड दिस इज अ साइक्लिक हीट इंजन। ओके, तो ये कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट करेगा, तभी जाकर के आपको ये एक नेट वर्क आउटपुट देगा विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, है ना। समझ गए? तो बेसिकली अगर आप ऐसा करो कि एक ऐसा इंजन बनाना चाहो, ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो, मान लिया जाए कि ये T1 है और यहाँ से Q1 हीट आप विड्रॉ कर रहे हो और ये आपका इंजन क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, और Q2 आपका जीरो है, कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। सो इट इज इम्पॉसिबल, है ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो इट वॉज टॉकिंग अबाउट साइक्लिक हीट इंजन्स। किसकी बात कर रहा था? ये साइक्लिक हीट इंजन्स की बात कर रहा है। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे बेस्ड इंजन की बात हुई है।
अभी आप अगर YouTube पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग तरह के डिवाइस देखने को मिलेंगे। उसमें क्या हो रहा है, जैसे अभी आप देखना, स्प्रिंग के बेस पे चलने वाला एक इंजन दिखाएगा, अभी बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। आपने शायद देखा भी होगा, अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग देखते रहते हो तो उसमें देखोगे, आप पाओगे कि ऐसा एक क्रैंक शाफ्ट बना हुआ है, ऐसा एक क्रैंक शाफ्ट बना हुआ है ऐसा, और इस पे बड़ा सा एक व्हील लगा हुआ है इस एंड पे, है ना, इस एंड पे बड़ा सा ऐसा व्हील लगा हुआ है और यहां पर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ऐसा स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, समझ रहे हो, ऐसा स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी ये ऑपरेटर है वो क्या करता है, व्हील को ऐसा घुमाता है जोर से और छोड़ देता है, फिर ये स्प्रिंग अपने एक्सटेंशन कंप्रेशन के हिसाब से पिस्टन की तरह काम करते हैं, इंजन की तरह काम करते हैं और इस क्रैंकशाफ्ट को लगातार घुमाते रहते हैं, सो रोटेशन कंटिन्यू रहता है उसका। फिर इसको बोला जा रहा है कि इट इज अ मशीन जो कि लगातार काम कर रही है। ये बहुत अभी वायरल हो रहा है, आपको हो सकता है मेरे से पढ़ने के बाद, अभी इस बात को उठाने के बाद हो सकता है आपको आगे देखने को मिले, तो आप ध्यान दो तो आप ये चीज देखोगे कि ऐसा स्प्रिंग लोडेड वाला आपको एक कुछ क्रैंकशाफ्ट दिखा रहा होगा, एक तरफ इसमें फ्लाई व्हील, एक मोटा सा लोहे का व्हील लगा होगा, उसको कोई आदमी घुमा के छोड़ता है जैसे ही, तो स्प्रिंग्स जो है इसको, इस शाफ्ट को, इस क्रैंक शाफ्ट को खींच खींच के अपने एक्सटेंशन के कारण एक तरफ एक ऐसा खींचेगा, ये दबेगा, ये खींचेगा इस तरह से, लाइक दिस, एक में कंप्रेशन दूसरे में टेंशन, एक में कंप्रेशन दूसरे में टेंशन, और तो इस तरह से ये जो पहिया है ये घूमता रहेगा, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। और कई जो यूट्यूबर्स है इसमें लिख रहे हैं कि ये देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने ब्रेक कर दी और देखो मैं बना रहा हूं पावर। तो बेटा ठीक है, आपने बना लिया, हो सकता है लगातार चलता होगा, इसको तो जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा तब तक कुछ बोलूंगा नहीं, बट इस तरह के किसी भी सेटअप के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दिया गया, ये चीज पहले आप समझ जाओ, है ना। ये किसके लिए दिया गया है, हमेशा याद रखना, एक साइक्लिक हीट इंजन के लिए। इसमें जो इंजन ये फिट किया गया है ना, कोई भी बुक उठा के पढ़ लोगे तो ये एक साइक्लिक हीट इंजन है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल होना चाहिए, उस पे बेस्ड है ये स्प्रिंग स्प्रिंग से बना हुआ, किसी भी छल्ले से या किसी भी रबर बैंड या कुछ भी दूसरे जुगाड़ जो कि हीट पे नहीं चल रहा है, उस पे बेस्ड के लिए ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, उस पे ये चीजें लागू नहीं होने वाली हैं, पहली चीजें समझ जाना। तो ये साइक्लिक हीट इंजन के लिए बना है ना। ये जो सेकेंड लॉ का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो एक साइक्लिक हीट इंजन के लिए बना है, किसी भी दूसरे प्रकार के सेटअप के लिए नहीं बना है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। यस यस, वेरी गुड रामप्रीत शर्मा, है ना, बता रहे हैं वो। रामप्रीत शर्मा का कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं बेटा, एक बार देखेंगे सभी, मस्त बात किया उसने कि जो सेकंड लॉ को वायलेट करेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगा, सेकंड लॉ को वायलेट करेगा, वो मशीन या वो इंजन कहलाया जाएगा PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है उसको कहते हैं PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। PMM2 PMM1 ये दो चीजें हैं, एक फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है और एक सेकंड लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग का बेसिक इसका जो है लॉ है। तो इंजन कौन से लॉ पे बेस्ड होता है, सेकंड लॉ पे बेस्ड होता है। सेकंड लॉ का स्पेसिफिकली कौन सा लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब तो इसका जो तो ये वाला इम्पॉसिबल है, समझ आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो आप ऐसा बोलोगे सम, है ना, ड्यूरिंग वर्क ट्रांसफर, ओके, ड्यूरिंग ओके वर्क ट्रांसफर फ्रॉम अ साइक्लिक हीट इंजन some heat must be rejected, कुछ हीट रिजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना रिजेक्ट किए आप काम नहीं कर पाओगे। ये आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। बात समझ आ गई, है ना, क्लियर है यहां तक के। अब इसके परफॉर्मेंस के लिए, है ना, परफॉर्मेंस के लिए इसके ये इंजन कितना अच्छा है या कितना खराब है, ये चीज अगर देखना हो कि इंजन कितना अच्छा है या खराब है, तो परफॉर्मेंस के को जज करने के लिए लाया गया थर्मल एफिशिएंसी। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है,
थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ये बेसिकली बेटा एक प्रकार से फर्स्ट, इसको फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी भी बोलते हैं। क्या है ये? फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, है ना। सेकंड लॉ एफिशिएंसी अवेलेबल एनर्जी वगैरह के ऊपर बेस्ड है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे कभी तो उस पर बताऊंगा, बट अभी उसकी नीड नहीं है। तो जो थर्मल एफिशिएंसी है किसी भी साइक्लिक हीट इंजन की एफिशिएंसी, उसका पैरामीटर होता है परफॉर्मेंस को बताने का। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। तो थर्मल एफिशिएंसी होता क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज, ओके, तो थर्मल एफिशिएंसी है ईटा टी एच, इट इज डिफाइंड एज नेटवर्क, यानी कि कितना आउटपुट हुआ डिवाइड बाय कितना उसको इनपुट हुआ। ठीक है, कितना आउटपुट हुआ, कितना आउटपुट मिला और कितना आप लोगों ने इनपुट किया था, इसका जो रेशियो है ना, इसमें मैं अगर इसको परसेंट में लाना चाहूँ तो इंटू 100% कर दूंगा। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाता है? थर्मल एफिशिएंसी मिल जाता है किसी भी साइक्लिक हीट इंजन का। ठीक है, दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी साइक्लिक हीट इंजन। ओके, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी साइक्लिक हीट इंजन यहां से मुझे मिल जाता है। दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी, है ना, करेक्ट। तो जितना आउटपुट और होगा उसको मैं, जितना मैंने एनर्जी यूज किया, जितना हीट मैंने यूज किया उससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गया मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी। अब जितने भी साइक्लिक हीट इंजन है, समझ आ गया क्या? सारी चीजें समझ आ गई। तो इंजन का मैंने बता दिया लॉ कौन सा होता है, इंजन का परफॉर्मेंस पैरामीटर कैसा देखा गया? एज थर्मल एफिशिएंसी विच इज बेसिकली आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है? नेटवर्क आउटपुट जो दे रहा है दैट इज योर आउटपुट, और जो उसने हीट कंज्यूम करी दैट्स योर इनपुट। सो आउटपुट बाय इनपुट कर दिया, मुझे थर्मल एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, नाउ इसके बाद जो आता है वो है कि स्टैंडर्ड मॉडल की, हर चीज का एक आदर्श होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो एक पुरुष को कैसा होना चाहिए, उसकी मर्यादाएं कैसे होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स कितने हाई होने चाहिए, उसका एक एपिटम है राम। तो वैसे ही हर जगह किसी चीज का एक एपिटम होता है, एक सर्वश्रेष्ठ रूप में वो कैसा होना चाहिए, उसका आइडियल फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो वैसे ही जब एक साइक्लिक हीट इंजन की बात की गई तो एक आइडियल मैं इंजन लाया, एक आइडियल इंजन जो कि कंप्लीटली थियोरेटिकल रहा, उसको बना पाना संभव नहीं है। तो एक थियोरेटिकल मॉडल, एक हाइपोथेसिस लाया गया, दैट इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्नोट साइकिल बोलते हैं। कार्नोट साइकिल एक इसका स्टैंडर्ड, एक आइडियल साइकिल बोलूंगा, इट्स एन आइडियल साइकिल फॉर साइक्लिक हीट इंजन। ठीक है, सो सो फॉर साइक्लिक हीट इंजन्स, cyclic heat engines, okay, the Carnot cycle is an ideal cycle। ये इसके लिए क्या है? किसी भी साइक्लिक हीट इंजन के लिए एक आइडियल साइकिल है। व्हाट इज साइक्लिक हीट इंजन? जो एक साइक्लिक प्रोसेसेस के थ्रू, है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैं साइक्लिक हीट इंजन कहूंगा। ठीक है ना। साइकिल समझते हो? नंबर ऑफ प्रोसेसेस होने चाहिए, पहला स्टेट और आखिरी स्टेट सेम होना चाहिए, तो उसको साइकिल कहते हैं। इतना तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, है ना। तो साइक्लिक हीट इंजन बेसिकली कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, ओके, हाँ। तो वो जो आपका कार्नोट साइकिल है बेटा, उसको आप लोग प्लॉट कर सकते हो इस प्रकार से टीएस डायग्राम पे। दिस इज द टीएस डायग्राम, है ना। सो द हायर टेम्परेचर से इट इज T1, द लोअर टेम्परेचर इट इज लेट्स से T2। तो इस प्रकार से आप लोग का कार्नोट साइकिल बनता है। दिस इज द कार्नोट साइकिल। हालांकि सब थर्मो का पार्ट है तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, ओके, like this, ओके, क्लियर। तो इसमें क्या होता है? आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, हीट रिजेक्शन होता है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो जाता है। एंड कांस्टेंट एंट्रोपी में, एंट्रोपी कांस्टेंट, दिस इज एंट्रोपी एक्सिस, एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट एंट्रोपी में क्या होता है? एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। ठीक है,
तो इधर एक्सपांशन होता है और इधर क्या होता है, कंप्रेशन होता है कांस्टेंट एंट्रोपी में। ठीक है, इसके और भी नाम है डिफरेंट डिफरेंट, जब इस पे और थर्मो में इसको पढ़ते हैं तो काफी डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हो, है ना, कि ये और किसको क्या कहते हैं वो सब आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, और ये एक एडिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इस वाले केस में आप लोगों को वर्क वगैरह भी मिलेगा, क्योंकि आपकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है एंड वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर होता है। तो जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही वर्क ट्रांसफर भी इस प्रोसेस में हो रहा होगा, है ना। इस प्रकार से चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये साइकिल है तो फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल कहता है कि जितना क्यू नेट होगा, क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट होगा, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल, है ना, फॉर साइकिल्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है साइकिल्स का। पता है कि नहीं पता है, सभी लोगों को कमेंट करेंगे भाई। देखो कंटेंट कंज्यूम कर पा रहे हो, जा रहा है भेजे में, एक एक चीजों को ब्रिक बाय ब्रिक बेटा लिंक करते हो, जैसा मैं सभी चीजों को जोड़ते हुए आपस में कनेक्ट करते हुए, कैसे थर्मोडायनेमिक्स एक इंजन की चीजें, एक ऑटोमोबाइल, कैसे सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। जिस फ्लो में मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सारे डॉट्स को, सारे बातों को आपस में, ऐसे कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे, ये एग्जाम हंसते खेलते आपसे क्रैक भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल ये हो गया, है ना। ठीक, तो डब्ल्यू नेट अगर मुझे निकालना है, डब्ल्यू नेट तो मैं निकाल सकता हूं, सिंपली ये हो जाएगा क्यू एडेड, है ना, माइनस क्यू रिजेक्टेड। अब आपको एक और चीज तो पता ही होगी थर्मोडायनेमिक्स के हाल के हिसाब से, कि एरिया अंडर टीएस डायग्राम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर रेट, इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, नॉट हीट ट्रांसफर रेट, इट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। तो जो क्यू एडेड है वो हो रहा है प्रोसेस 1 to 2 में, तो एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा, ये देखो, एरिया अंडर दिस कर्व अगर आपको निकालना है ना, इस कर्व के नीचे का अगर आप लोगों को एरिया निकालना है तो दिस विल बी दिस लाइन, और इस लाइन के नीचे का जो रेक्टेंगल बन रहा है ये पूरा, दिस रेक्टेंगल विल बी द एरिया। तो ये हाइट क्या होगा T1, और बेस क्या होगा इसका, चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल एस। यहां से आता है एंट्रोपी चेंज हुआ है डेल एस, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो क्यू एडेड है वो यहां से 1 से 2 के बीच में क्यू ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ या ना। 1 से 2 आपका 1 से 2 जो है वो क्यू एडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, हीट ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो जो हीट ट्रांसफर होता है, याद रखना बेटा, है ना, जिन जिन लोग को नहीं पता है कि हीट ट्रांसफर अगर आपको निकालना है, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर टी एस डायग्राम होता है, एरिया अंडर टीएस डायग्राम होता है ना। तो आप देखोगे जो क्यू एडेड में निकालना चाह रहा हूं, जो क्यू एडेड में निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, ऐड हो रहा है प्रोसेस 1 से 2 के बीच में, ये हुआ 1, ये हुआ 2, है ना, यहीं पर हीट ऐड हो रहा है। और 1 से 2 में देखो एंट्रोपी में कुछ चेंज आ रहा है ना, एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है, डेल एस चेंज आ रहा है, ये देखो, है ना। इसको आप लिख सकते हो बेसिकली S2 माइनस S1। यहां पर एंट्रोपी कितनी है, S2 है, यहां पर एंट्रोपी कितनी है, S1 है। ठीक है क्या? अच्छा, आप लोगों को कार्नोट साइकिल नहीं आता, कार्नोट साइकिल नहीं आता, मुझे लगा कि आप लोग को आता होगा, बहुत बेसिक है, थर्मो में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, हाँ, तो बेसिकली कार्नोट साइकिल का जो सेटअप है बड़ा ही विचित्र टाइप का होता है। इसमें एक ना ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके पास, ठीक है, एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अच्छा, ओ माय गॉड, काफी बेसिक, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो ये है आप लोग के पास, दिस इज पिस्टन, ठीक है, दिस इज पिस्टन, और ये क्या है, सिलेंडर,
ठीक है, पिस्टन सिलेंडर। ओके, हाँ बता रहा हूँ एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर, है ना। अब मैं क्या किया, मैं चाहूंगा कि जो भी इसके अंदर हीट वगैरह आएगी, है ना, जो भी हीट वगैरह आएगी वो साइड से लीक मत हो जाए। तो मैंने साइड में क्या किया, इंसुलेशन लगा दिया। जैसे थर्मस होता है आप लोगों के पास, तो उसमें इंसुलेशन लगा होता है, वैसे ही मैंने साइड में क्या लगा दिया, इंसुलेशन। और ये कार्नोट ने बोला कि ये कैसा है, दिस इज परफेक्ट इंसुलेशन। क्या बोला है कि ये परफेक्ट इंसुलेशन है। ठीक है, परफेक्ट इंसुलेशन है, काफी ज्यादा परफेक्ट इंसुलेशन है ये। ठीक है, दिस इज परफेक्ट इंसुलेशन, मतलब एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी हीट बाहर लीक नहीं कर सकता। तो जो साइड है ना सिलेंडर का, जो घेर है, ये क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, थोड़ा भी हीट बाहर रिजेक्ट लॉस नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ हीट। इस तरफ से कुछ भी हीट लीक नहीं होगी, लॉस नहीं होगी, बाहर कुछ हीट नहीं जाएगी इस तरफ से। बात समझ में आ गई। इस तरफ से जो आपका सिलेंडर का जो घेरा है, जो उसका साइड का जो पोर्शन है, वहां से जैसे ये दिख रहा है, सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये इस तरफ से कोई भी हीट नहीं आएगी। लेकिन जो सामने है, ये वाला हेड बोलूंगा, इसके साथ इसने अलग तरीके का जुगाड़ बनाया। बोला कि ये जो है, दिस इज डाइथर्मिक, दिस इज डाइथर्मिक वॉल। बोले डाइथर्मिक वॉल क्या, कि जब मैं चाहूंगा, ठीक है, इससे हीट ट्रांसफर कर सकता हूं, और जब मैं चाहूंगा इसको परफेक्ट इंसुलेशन बना दूंगा। तो ये इसमें डुअल नेचर है, दोहरा नेचर है इसमें, समझ गए। तो जब मेरी इच्छा होगी, जब मैं चाहूंगा, जब मैं इसको प्रॉपर हीट सोर्स के ऊपर रखूंगा, तो यहां पर ये हीट आना जाना करेगा इसके अक्रॉस। फिर जब मैं चाहूंगा कि मत करे, तो इसमें हीट, इसके अक्रॉस हीट फ्लो होना बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला मैं डाइथर्मिक वॉल। तो ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या ये अरेंजमेंट सबको समझ आ गया? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने रखे तीन चीजें। एक है मेरे पास सोर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोर्स, यानी कि जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है, जो कि हायर टेम्परेचर T1 पे है। फिर मैंने रखा एक सिंक, जो कि लोअर टेम्परेचर पे है ना, तो सिंक यानी लोअर टेम्परेचर, सिंक यानी लोअर टेम्परेचर T2। और इसके बीच में मैंने रखा इंसुलेशन, है ना, ये इंसुलेटेड सरफेस रखा मैंने यहां पर, दिस इज इंसुलेशन। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब हो क्या रहा है कि जब मैं इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को गरम गरम सरफेस के ऊपर रख दिया, सोर्स के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी गैस है, जो भी इसके अंदर गैस है, उसको गर्मी मिलने लग जाएगी, उसको गर्मी मिलने लग जाएगी। कहां से, ये तो ऐसा समझो कि आपने जो तवा है, तवे के ऊपर आपने हाथ रख दिया, तो क्या होगा, आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि गर्मी हाथ में आएगी। सेम वही चीज, डाइथर्मिक वॉल पैसेज देती है, जब आप चाहो, जब आप उसको इंसुलेशन के ऊपर रख दोगे, वो इंसुलेशन का काम करेगी, हीट जाना बंद हो जाएगी। तो आपने क्या किया, सोर्स के ऊपर इसको रख दिया, पिस्टन सिलेंडर को, तो यहां से सोर्स से हीट इंटर करने लग गई, किसके ऊपर, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर। अब हीट लॉस नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पिस्टन जैसे जैसे, क्योंकि अंदर की गैस क्या होगी, गर्म होने लगेगी, तो गर्म होने लग जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, उस केस में पिस्टन को पीछे भी सरका रहे हो। अगर आप उसको रोक के रखोगे, फैलने नहीं दोगे, तो वो गर्म हो जाएगी, है ना, वो गर्म हो जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं, आपने क्या किया, इस पे इसको रखा जस्ट। तो अब क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज मत हो, ज्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सो दैट्स वाई क्या होगा, ये पिस्टन पीछे जाने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, पीछे जाने लग जाएगा। बोले सर क्यों पीछे जाएगा, ऐसा क्या इसने कर दिया कि ये पीछे जाएगा? समझना, जैसे आप देखते हो कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि कुकर के अंदर जो भी भाप वगैरह है वो कहीं भाग नहीं सकती। वहां पर क्या होता है कि क्योंकि कुकर पूरी तरह से बंद है, सिर्फ सेफ्टी के लिए उसमें सीटी लगा हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रेशर पे कुकर फट पड़ेगा। तो कुकर फट मत जाए करके उसमें सेफ्टी के लिए वहां पर आपको कुकर में वॉल्व, हाई प्रेशर वॉल्व
वहां पर दिया हुआ है, जो कि ज्यादा प्रेशर होने पर उठ जाता है और कुकर में सीटी बजती है। ठीक है, अब समझना कि अगर वहां पर हम लोग हीट देते जा, नीचे से आग जल रही, आग का तापमान निश्चित है, एक फिक्स टेम्परेचर की आग है, वही समझ लो T1 टेम्परेचर, है ना। अब आपने उसके ऊपर कुकर रख दिया, लेकिन कुकर में ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, तो कुकर में जो हीट आने लग जाएगी तो क्या होगा, जो अंदर के का जो पानी है, कुकर के अंदर जो पानी भरा वो गर्म जब होगा तो उसके पार्टिकल यहां वहां भागने लग जाएंगे, समझ गए। और जब ये एक दूसरे के साथ रैंडमली मूव करेंगे, इसका तापमान बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर जैसे मान लो कोई परेशान हो रहा है और आप उसको पकड़ के रख लोगे, कहीं जाने नहीं दोगे, तो वो और ज्यादा परेशान होगा। लेकिन अगर कोई परेशान हो रहा है तो उसको टहलने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाए तो वो उतना परेशान नहीं होगा, वो इजीली मूव कर पाएगा। तो बस वही चीज है कि पार्टिकल्स जो है, जब गर्मी बढ़ रही है, जब नीचे से तापमान बढ़ रहा है, हीट आ रही है, एनर्जी मिल रही है, तो पार्टिकल्स मूव होना चाहेंगे। अगर आप कुकर के ऊपर ढक्कन लगा के बंद कर दोगे तो वहीं वहीं पर वो मूव करते रहेंगे और उससे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ जुगाड़ लगाऊं तो पिस्टन मूव अगर होते रहे, तो जैसे ये थोड़ा गर्म होगा ये फैल जाएगा, ये जगह दे देगा उसको, ले भैया तू आराम से फैल, जितना जहां नाचना है जहां जाना है जा। तो उसका तापमान जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा, हीट तो आते रहेगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज एट द सेम टाइम वो एक्सपांड हो रहा है। और याद रखना, कभी भी जब गैस एक्सपांड होती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो एक्सपांड कर रहे हो आप, पिस्टन को पीछे कर रहे हो तो जगह देखो बड़ी होते जा रही है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो एट द सेम टाइम ये एक्सपांशन के कारण ठंडा होने लग जाएगा। यहां से हीट आ रही है, आपने और एक्सपांड कर दिया तुरंत, तो ये एक्सपांशन चल रहा है इधर से, जो कि ठंडा करने का काम कर रहा है, और नीचे से हीट आ रही जो कि गर्म करने का काम कर रहा है। दोनों साथ साथ होंगे अगर, और एक सही अनुपात में हो, एक सही तरीके से हो, तो ऐसा सिचुएशन अचीव किया जा सकता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कैन बी अचीव्ड। समझे, अगर मैं इसको पिस्टन को फैला दूंगा, अगर गैस को फैला दूंगा तो गैस ठंडी हो जाएगी, एक्सपांशन। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपांशन करते जाऊं और नीचे से हीट रिसीव करते रहूं सोर्स से, दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती रहे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ गई कि कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? यस और नो? समझ आया कि नहीं भाई, जल्दी से बताएंगे। जितने लोग देख रहे हैं सभी बताएंगे कि समझ आया क्या, कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, स्टार्टिंग टू एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, टी इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, कैसे मेंटेन होगा, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? है ना। तो मैंने बताया कि पिस्टन पीछे सर जाएगा, इस तरफ ऐसा बढ़ेगा, तो इससे एक्सपांशन होगा गैस का, एक्सपांशन होने से तापमान कभी भी कम होता है ना। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर उसका कम होने लग जाएगा, और एट द सेम टाइम आपको हीट नीचे से मिल ही रही है। दोनों प्रक्रिया अगर साइमल्टेनियसली होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब मन में किसी ने सवाल किया कि सर एंट्रोपी क्या होता है, ये एंट्रोपी किस चीज का नाम है ना। तो एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ रैंडमनेस, कि कितना रैंडम है, जितना ज्यादा उसमें अव्यवस्थित चीजें होंगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी वहां पर होगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे आइस क्यूब, आइस सॉलिड स्टेट है ना, उसमें जो सॉलिड जो वाटर है H2O, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक निश्चित आकार एवं आकृति में अरेंज हो गए हैं, एक उसमें निश्चितता दिखाई पड़ रही है, एक ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है, एक उसमें व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। सारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक सर्टेन अरेंजमेंट में आ गए, एक अच्छे तरीके से वो आपस में जम गए हैं, एक जगह पर सेट हो गए हैं, उनमें व्यवस्था है, एक ऑर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ी देर छोड़ दो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है अपनी जगह से हटने लग जाएंगे। अब क्या क्रिएट हो रहा है? डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, अव्यवस्था क्रिएट हो रही है ना। हीट आई, ये आइस मेल्ट होने लग गया, क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर एक निश्चित लोकेशन पे बैठे हुए थे और एक अच्छा सुंदर सा आइस क्यूब बना करके बैठे हुए थे, अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम लोकेशंस पे जा रहे हैं और ये आइस मेल्ट डाउन हो रहा है। ठीक है, यहां पर हो रहा है डिसऑर्डर क्रिएट। क्या क्रिएट हो रहा है? डिसऑर्डर। अच्छा, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर बाद ये पानी जो है
वो गर्म होके इवापोरेट होना चालू हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत ऑर्डर रहा भी होगा वो और भी डिसऑर्डर हो गए और भी रैंडम हो जाएगा और वो किसी भी रैंडम मूवमेंट को देने लग जाएगा गैस की तरह और फाइनली कहोगे आप कि वाटर सर इवापोरेट हो गया, वाटर जो है वो भाप में परिवर्तित हो गया। तो प्रकृति का नियम है कोई भी चीज हायर ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। हमारा शरीर को अभी हिस्ट पुस्ट हूं मैं, आज से 30 साल बाद मेरी हड्डियों में वो जान नहीं रहेगी, हाथ जोड़ों में दर्द होगा, कमर झुक जाएगी, मेरी चमड़ी लटक जाएगी, त्वचा लटक जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और एक समय बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। दिस इज द इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस। अभी एक ऑर्डर है मस्त, मेरी आंख वाँख सब एकदम बढ़िया लग रही है, धीरे धीरे यहाँ झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, डिसऑर्डर विल इंक्रीज। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक मूलभूत तत्व है इस प्रकृति का, जो इस प्रकृति को, इस जीवन को एक दिशा देता है। आप एक हॉलीवुड की मूवी देख सकते हो टेनेट, वहां पर एंट्रोपी को और एक बहुत ही मैथिकल कंसेप्ट में, एक फिक्शनल कंसेप्ट के थ्रू भी बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है। क्रिस्टोफर नोलान की मूवी है, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो एंट्रोपी जो है वो यही है, डिसऑर्डर। तो कोई भी चीज को अगर आप छोड़ोगे तो उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होगा। अगर आप ये डिसऑर्डर ना होने दो तो बोलोगे कि एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक माप है, डिसऑर्डर तो हो रहा है। जब इस डिसऑर्डर को आप मेजर करते हो, जैसे हाइट है, जैसे मोटापा है, वेट है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, वैसे डिसऑर्डर भी एक चीज है। वेट को नापना होगा तो केजी चाहिए, है ना, वेट को और अगर आपको टाइम नापना हो सेकंड चाहिए, आपको हाइट नापना हो मीटर चाहिए, है ना। हाइट बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? उसकी लेंथ है। वैसे ही जब डिसऑर्डर को नापना होगा तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूंगा वो होगा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेसिकली, जब मैं, एंट्रोपी अस्तित्व में कब आता है? जब मैं इस डिसऑर्डर को नापने लगता हूं, उसको मेजर करता हूं, तो जो मेरे सामने टर्म निकल के आता है दैट इज एंट्रोपी। तो डिसऑर्डर समझ आ गया, है ना। चीजें कभी भी, जैसे अभी आप क्या करो, कमरा जमा दो अपना, आप देखोगे 24 घंटे के अंदर कमरा पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें खराब हो सकता है, एक दिन में खराब नहीं हुआ, आप कुछ चेंज मत करो, एक बार जमा के छोड़ दो, बस दोबारा मत जमाओ, तो आप देखो कि कमरा धीरे 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 और गंदा और अव्यवस्थित होते जाएगा। तो चीजें समय के साथ साथ अव्यवस्थित अपने आप होती चली जाती हैं। अब इस अव्यवस्था को, दैट इज डिसऑर्डर को, हम लोग मेजर करते हैं। अगर मेजर करना चाहें किसी तरह से, तो वो मेजर करने का जो टेक्निक है दैट इज एंट्रोपी। ठीक है क्या? एंट्रोपी समझ आ गया? सो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर, कि कितना ज्यादा डिसऑर्डर है, कितना ज्यादा रैंडम है। अब जैसे मान लो कि कोई गैस है, अब गैस को गर्म करोगे तो गर्म करने पर आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसके पार्टिकल्स को आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो तो उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, हैंस द रैंडम मोशन विल आल्सो इंक्रीज। तो गर्म करने पर आप देखते हो मैक्सिमम केसेस में कि एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है ना। जब आप जैसे कोई चीज छोटी जगह पे थी तो सारे पार्टिकल्स एक जगह पे जमे हुए थे, इनके लिए समझना बात को, है ना। जैसे एक छोटा सा डब्बा है, ये लो, ये छोटा सा डब्बा है, तो ये पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं जा सकता, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, ऐसा यहां यहां आसपास कहीं पर भी जा सकता है। तो यहां पर भी चीजें रैंडम है। लेकिन अगर मैं डब्बा बड़ा कर दूं, डब्बा बड़ा कर दूं, तो अब ज्यादा रैंडम हो सकता है क्या? अब तो जगह ज्यादा है उसके पास, पहले वो इस बिंदु पे या इस बिंदु पे हो सकता, अब तो बिंदुओं की संख्या बढ़ गई, लोकेशंस की संख्या बढ़ गई जहां पर वो मौजूद हो सकता है। ये जो पार्टिकल है, ये जो एटम है, ये यहां और यहां हो सकता था, ये देखो, लेकिन अब इतना एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाला डब्बा इस डब्बे के ऊपर देख सकते हो कितना बड़ा है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है उसके अलग अलग जगह पर मौजूद होने के। तो यहां पर रैंडमनेस क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? रैंडमनेस बढ़ गया। आई बात समझ में? तो यही है ना। रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। सो दैट्स हाउ यू कैन टॉक अबाउट एंट्रोपी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एंट्रोपी इज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेंशन हो रहा है बेटा अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हाउ द कांस्टेंट टेम्परेचर थिंग इज पॉसिबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे आप कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। सो व्हेन यू विल बी टेकिंग हीट फ्रॉम अ सोर्स, आप एट द सेम टाइम अगर पीछे एक्सपैंड कर जाओ तो आप देखोगे कि क्या होगा वहां पर, उस कंडीशन में आप लोगों का, है ना,
जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट मेंटेन रखा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हाँ, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से होगा। और इसके बीच में एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस बीच में एंट्रोपी भी है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज हाउ दिस विल वर्क। तो एंट्रोपी आई होप समझ आ गया, है ना, क्लियर है ना। तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक, तो सोर्स मिल गया, सोर्स वाला पार्ट क्लियर, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या किया मैं, अब ना अब ना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस बीच में, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो इससे हीट ले रहा हूं मैं, ठीक है, हीट लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन लिया, ठीक है, करेक्ट बात है। अब बहुत जबरदस्त चीज है। अब इसके बाद क्या किया, मैं इसको इंसुलेटेड सरफेस पे रख दिया। अब मैं किस पे रख दिया इसको, इंसुलेटेड सरफेस पे रख दिया। अब इंसुलेटेड सरफेस पे रख दूंगा तो क्या होगा, देखो हीट तो कहीं जाने वाली नहीं है। इसको मैं यहां रख दिया, तो अब जो ये वाला डायथर्मिक वॉल था ये रखा गया इसके ऊपर, इंसुलेटेड सरफेस के ऊपर। तो अब ये सब तरफ से पैक हो गया, कंप्लीटली हो गया इंसुलेटेड, कंप्लीटली क्या हो गया, इंसुलेटेड। अब बहुत समय के बाद, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, एकदम स्लो, एकदम ज्यादा स्लो, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है सारे, दिनों घंटों सालों भी हो सकते हैं प्रोसेस को। तो ये सारा हाइपोथेटिकल है, कपोल कल्पना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो एकदम प्रैक्टिकल किसी चीज के साथ इसको रिलेट करना भी मूर्खता है ना। तो ये एकदम बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही स्लोली स्लोली होते हैं सारे प्रोसेस, दे आर वेरी स्लो प्रोसेस। तो अब इसको सोचो कि आप इंसुलेटेड सरफेस में यहां पर इसके ऊपर रख दिए, है ना, इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर आप इसको रख दिए, तो अब हीट कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, हीट कहीं भी इसका नहीं जाने वाला, हीट इसमें से रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, हीट इसमें से रिजेक्ट होगा क्या, बताओ, नहीं होगा, है ना। ये हो गया इसका इंसुलेटेड सरफेस से, है ना, करेक्ट 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 करेक्ट, है ना। इसमें इसमें कभी ये रिजेक्ट नहीं होगा ना। काफी ज्यादा समय लग रहा है, इसको जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देन आप देखते हो, देन मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको जब इस पर रखता हूँ सो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसको मैं सिंक के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, हीट एडिशन होगा, सॉरी, इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इंसुलेटेड सरफेस के ऊपर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, आप देखोगे कि ड्रॉप होने लग जाएगा। दिस विल बी वेरी स्लो प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट जो है कहीं जा नहीं रही है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, समझ गए। ये बहुत ही विरोधाभास वाली चीज है कि हीट कहीं नहीं जा रही है। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्या हो गया, ये इसके ऊपर रखा गया, तो जो अगल बगल के सरफेसेस थे वो तो क्या थे, इंसुलेटेड थे, सामने वाला नहीं था, लेकिन अब सामने वाला भी क्या हो गया, इंसुलेटेड। सो नाउ ऑल साइड्स आर इंसुलेटेड। तो हीट कहीं जा सकती है क्या, नहीं। तो जब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट नहीं जा सकती उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट ट्रांसफर उसमें नहीं होता है, हीट ट्रांसफर उसमें नहीं होता है। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करते रहूं, पिस्टन को पीछे ले आते रहूं, तो क्या होगा, एक्सपांशन होता रहेगा। हीट जा रहा है क्या, हीट कहीं नहीं जा रहा, हीट आ रहा है क्या, हीट आ भी नहीं रहा, ना हीट आ रहा है ना हीट जा रहा है, समझे। हीट ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पिस्टन को पीछे कर रहा हूं, एक्सपांशन कर रहा हूं, है ना, एक्सपांशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, जब जब एक्सपांशन करोगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो अभी तो सामने आ गया इंसुलेटेड सरफेस, हीट आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं, जितनी हीट वहां डब्बे के अंदर है उतनी ही मौजूद है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पीछे की तरफ पिस्टन को खींचने लग गया, एक्सपांशन कर रहा हूं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। सो नाउ यू विल सी टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है। और ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना।
बहुत धीरे धीरे होगा। रिवर्सल प्रोसेस मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस समझ लो एक तरीके से, है ना, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होगा। और मैं इसको कब तक, और मैं भी ऐसा नहीं कि एकदम झटके से खींच दिया, बहुत ही धीरे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, साल भर, जितना भी समय लगे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे खींचूंगा उसको। इट आई कैन टेक इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम, वेरी स्लो प्रोसेस इज देयर। तो बहुत धीरे 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 खींचते जाऊंगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, आइडियल प्रोसेस रहेगा। एंड इस बीच में एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंट्रोपी सिर्फ लोकेशन पोजीशन के से नहीं, हीट से भी डील करती, बहुत सी चीजें। एंट्रोपी जब पढ़ोगे कभी थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा एंट्रोपी कितना वास्ट चीज है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी। तो एंट्रोपी 2 और 3 का देखो सेम है, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप हो गया क्योंकि मैंने एक्सपांशन मेंटेन रखा, इसलिए यहां क्या हो रहा है, देखो वर्क मिल रहा है। जब जब एक्सपांशन करोगे वर्क मिल रहा है ना, तो यहां पर आपको एक्सपांशन वर्क मिल रहा है। ठीक है। प्रिया बेटा, मुझे नहीं पता आपकी प्लेलिस्ट का इसमें क्या है, यह सेकंड लेक्चर है ना, आप कल का लेक्चर देख सकते हो, सेम मेरा आपको मिल जाएगा। समझ आया? समझ आया? अच्छा, आप ये बताओ, आप लोग को लेक्चर समझ आ रहा है कि नहीं? क्या आप स्टार्टिंग से देख रहे हो या जस्ट आपने ज्वाइन किया, ये भी बता दो, है ना। तो इस प्रकार से जो है टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अब जैसे टेम्परेचर ड्रॉप कंप्लीट हुआ अंडर आइसेंट्रोपिक कंडीशन, कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट रही। जो जितनी एंट्रोपी यहां थी, यानी जितना डिसऑर्डर पॉइंट नंबर 2 पे था उतना ही डिसऑर्डर 3 पे रहा, और इसके बीच के जो भी कंडीशन थी सब जगह एंट्रोपी उतनी ही रही, उतना ही डिसऑर्डर रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। एंट्रोपी इज कांस्टेंट। सो S2 और S3 बराबर है। ठीक है क्या? S2 और S3 बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा के सिंक के ऊपर रख दिया, है ना, सिंक के ऊपर रख दिया। तो अब हीट ट्रांसफर होने लग जाएगा। हीट ट्रांसफर जैसे होने लग जाएगा एंट्रोपी होने लग जाएगी डिक्रीज, हीट लॉस होगा। ये ठंडा है ना, सिंक है, हीट होने लग जाएगी इधर लॉस, पिस्टन आने लग जाएगा नीचे। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट नंबर 4 पे, है ना। और उसके बाद है ना, मैंने क्या किया, पिस्टन को अब नीचे लाना चालू किया, यानी कि कंप्रेस, दबना चालू हो गया, पिस्टन नीचे आने लग गया, वॉल्यूम कम होना चालू हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके, हाँ। तो पिस्टन नीचे आ रहा है, 4 तक आ गए हम लोग। अब पिस्टन को मैं कहां रख दिया, यहां से उठा करके वापस से इंसुलेटेड सरफेस पे। लेकिन अब हीट ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, तो अब एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी अब। लेकिन पिस्टन को मैं अभी भी नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, पिस्टन अभी भी नीचे जा रहा है, कंप्रेशन कंटिन्यू है। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर घटता है, जब आप उसको घटाओगे, है ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज बट एंट्रोपी विल नॉट चेंज। तो कांस्टेंट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना। तो S4 इज इक्वल टू S1 होगा। क्या यहां तक समझ आया? S4 इज इक्वल टू S1 होगा बेटा, और आप लोग का ये कंडीशन बन गई। टेम्परेचर यहां पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बने और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस बने। तो कार्नोट साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं? 4 प्रोसेस होते हैं। 2 कांस्टेंट एंट्रोपी होते हैं और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो 1 to 2 है आपका, 1 to 2, इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और आप इसको कह सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना वर्क ट्रांसफर होगा उतना ही हीट ट्रांसफर होगा, है ना, यानी कि Q1 to 2 प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही वर्क ट्रांसफर भी हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? एरिया बढ़े नहीं, एरिया और एंट्रोपी का नहीं, एरिया अलग चीज है। एरिया अंडर टीएस डायग्राम हीट की वैल्यू बताता है ना। आप देखोगे ये एडिशन वाला हीट है, हीट ज्यादा ऐड करोगे, हीट ऐड, और इसके नीचे का एरिया जो है वो हीट रिजेक्टेड है। आप देखोगे 2 और 3, 2 to 3 आप यहां थे, इंसुलेटेड सरफेस के ऊपर थे, तो आपका हीट ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। तो जो 2 to 3 में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, 4 to 1 में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ गए क्या ललित? है ना।
ओके हाँ, तो इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर इसी में हो रहा है। इसके नीचे का एरिया निकाल सकते हो, है ना, इसके नीचे का एरिया आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 1 to 2 का एरिया आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये 1 to 2 हुआ, 1 to 2, 1 to 2, और ये आपका पूरा यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दिए, ये हुआ S2, ये हुआ आपका S1। ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी, ये दिस इज द टेम्परेचर T1, ये इसकी हाइट है रेक्टेंगल की, और ये कितना होगा S2 माइनस S1, ये होगा S2 माइनस S1। तो जो हीट ट्रांसफर है दैट इज इक्वल टू एरिया, जाएगा T इंटू S2 माइनस S1। इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा S लिख रहा हूं। दिस इज योर Q एडेड, दिस इज Q एडेड, ऐसे मैंने निकाला है। समझ गए क्या? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकला है ना। तो इस प्रकार से हुआ। तो 1 to 2 हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 to 3, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, Q12 इज इक्वल टू W12, तो इसलिए कहीं कहीं आप देखोगे इसको आइसोथर्मल वर्क ट्रांसफर, आइसोथर्मल वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है। यहां पर आइसोथर्मल वर्क ट्रांसफर, यहां पर आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट, और यहां भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां पर वर्क एडिशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें आपको देखने को, यानी कि यहां पर आपको वर्क मिल रहा होगा, वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, है ना। ये Q12 इज इक्वल टू W12 फर्स्ट लॉ से आ जाता है। ठीक है, अभी समय कम है तो कभी और इसको डिस्कस करेंगे। तो जो 2 to 3 है बेटा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट एंट्रोपी, है ना, कांस्टेंट एंट्रोपी, या कह सकते हो आइसेंट्रोपिक वर्क ट्रांसफर, है ना, वर्क ट्रांसफर हो रहा है ना। तो यहां पर आपको मिला E फॉर एक्सपांशन 1 में लिख रहा हूं। यहां पर आपका Q क्या है, Q23 क्या है, 0 है। ठीक है, 4 प्रोसेसेस। उसके बाद जो 3 to 4 है, 3 to 4 अगेन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। तो Q रिजेक्टेड, है ना, आपको देखने को मिला, दैट इज Q34 जो है, विच इज इक्वल टू होगा W34 होगा। करेक्ट है, ये होगा। देन 4 to 1 जो हो रहा है दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना। तो WC में हम लोग को मिलता है, कंप्रेशन वर्क हम लोगों को करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, इसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और ये वाले को बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग का कार्नोट साइकिल होता है ना। ओके, तो आप देख सकते हो कि Q जो है ना, जो हमारा Q है, Q एडेड, ठीक है, दैट इज T1 डेल S। Q रिजेक्टेड जो है दैट इज T2 डेल S। क्या यहां तक समझ आता है आपको, है ना। एरिया अंडर TS डायग्राम से निकाल सकता हूं मैं, है ना। ठीक है, तो जो W नेट है दैट इज नेट वर्क ट्रांसफर, ये क्या होगा, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड होगा, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड होगा। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा S हो गया। नाउ थर्मल एफिशिएंसी निकालूंगा अगर मैं ऑफ कार्नोट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ निकालू मैं कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की अगर मैं एफिशिएंसी निकाल दूं डियर, तो फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी होता है W नेट अपॉन Q एडेड, होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। ठीक है, हाँ भैया, तो ये हो गया T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा S,
और Q एडेड क्या था, T1 इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया, तो मिलेगा आपको थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये मिलेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, जहां पर T1 T2 सब किस में है, T1 और T2 जो है वो किस में है, केल्विन में है, मैंने शायद पहले लिखा भी है, T1 और T2 जो है वो केल्विन में है ना, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, T1 वगैरह सब किस में, T1 T2 सब किस में है, केल्विन में है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? सो दिस वाज द कार्नोट्स एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी को कार्नोट्स एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड एज कार्नोट एफिशिएंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%, इसको ऐसा भी आप बना सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। और किसी भी दुनिया के किसी भी हीट इंजन का इस एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकता बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर कोई हीट इंजन जो है वर्ल्ड में जो सेम टेम्परेचर लिमिट्स में ऑपरेट हो रहा है, तो उसका एफिशिएंसी कभी भी कार्नोट एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी रियल हीट इंजन का जो सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा होगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो इस एफिशिएंसी से कम होता है। और हिपोक्रेसी तो देखो, ये थ्योरम भी कार्नोट ने दिया, दिस इज कॉल्ड कार्नोट्स थ्योरम, ठीक है। तो कैसा लगा बेटा लेक्चर आप सभी लोगों को, पहले फटाफट कमेंट कर देंगे। और इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल सेम टाइम पे मिलेंगे रात को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 3 के लिए। और आपको बता देता हूं कि कल मॉर्निंग 9 AM आप लोगों के एक्ट्स वाला जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, उसके लिए भी एक सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है। तो उसके जो 3 to 4 आपके फ्री सेशंस हैं जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, वो आप लोग कल 9 AM से देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।